लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह नहीं हुई थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि सुबह सुबह चोर की आंधी आई थी। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा वो अपने अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस ठंड की निश्चिंतता ने उनको झंझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी ही नहीं, एक एहसास है। एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी हंसते हंसते देश के नाम कर दी। आज हम जानेंगे भगत सिंह की फांसी से पहले की वो आखिरी रात जब मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आगे जो सुनोगे जिससे तुम्हारा दिल हिल जाएगा। कैदियों ने बरकत से गुहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंगा या घड़ी उन्हें ला कर दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंगा ले आया। सारे कैदियों में होड़ सी लग गई कि किसका उस पर अधिकार होगा। आखिरी में ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पे लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज में उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? तब भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है। अदालत में अपील नहीं करते। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैरख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था वो उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर के द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए वो किताबें लाकर जेल में उन्हें अंदर पहुंचाते थे। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा कि वो उनके लिए कार्ल लिबनखेत की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑफ्टन सिंक्लेयर के उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह जेल के कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श इतना पक्का नहीं था, उस पर घास उग चुकी थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह ने अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वह उसी समय उसे पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि आप क्या देश को कोई संदेश देना चाहोगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे। उन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो अपनी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले ले जो उन्होंने कुछ दिन पहले उनके लिए लाके दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। भगत सिंह ने मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने नहीं पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बीबी से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना ले आए। लेकिन बेबे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर सकी, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया था और बेबी जेल के गेट के अंदर नहीं पहुंच पाया। थोड़ी देर के बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपने प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, यह अपनी ही जमी और यह अपना ही आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सबसे कहा गया कि वो आखिरी बार स्नान कर ले। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वो वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगूंगा तो वो कहेंगे इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं हो सकता। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए माफी मांगने आया है।
जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाया, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचाप सुनी। उनके साथ भारी बूटों की जमीन पर पड़ने की आवाज भी आ रही थी। साथ में गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे भी सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त। फांसी देने के लिए महीस जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच खड़े थे। भगत सिंह ने अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोदी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोदी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों ने गले में फांसी का रस्सा डाल दिया गया था। उनके हाथ और पैर को भी बांध दिया गया था। तब भी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन आएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक के उनके 100 तख्तों से लटके रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोदी ने उन्हें मृत घोषित किया। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना गहरा असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने फिर ये बचा हुआ काम किया। पहले योजना ये थी कि सबका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल में धुआं उठते ही बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार को तोड़ी गई। उसी रास्ते एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह लाद दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर ही किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इसी बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह ने कसूर गांव के एक पुजारी जगदीश अचरज को बुलाया। अभी उनमें आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रितानी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ ही लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाया गया, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया आई। लोगों ने कहा इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्होंने पूरी तरीके से इसे जलाया भी नहीं। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस निकाला गया, जो नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ी पहन रखी थी। लगभग सब लोगों के हाथों में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुका। अचानक पूरी भीड़ ने उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही फूलों से ढके तीनों ताबूत में उनके शव वहां पहुंचे, सभी भावुक हो गए। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज्म पढ़ी, जिनका लब्बो-लुबाब ऐसा था, किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया है। उधर वार्डन चरत सिंह से सुस्त आवाज में अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 कॉमरेडों ने। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी। भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। भगत सिंह मरकर भी अमर हो गए। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह की वो आखिरी रात, एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को हमेशा के लिए जगा दिया। अब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? आप भगत सिंह को कैसे याद करते हैं? अपने शब्दों में जरूर लिखिएगा। अगर ये कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचती रही। और अगली कहानी आप किस टॉपिक को सुनना चाहते हैं जरूर कमेंट में बताइए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।